रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। जम्मू और कश्मीर का आज जो भी स्टेटस है, आज जो भी इशू है, आज जो भी मसला है, इस सब में 27 अक्टूबर की तारीख का सबसे अहम किरदार है, क्योंकि 27 अक्टूबर को ही ऐसा कुछ हुआ था कि आज हमारे सामने कश्मीर की ये सूरत हाल है। चाहे वो इंडिया के हिस्से वाला कश्मीर हो, पाकिस्तान के हिस्से वाला कश्मीर हो, क्या हुआ था 27 अक्टूबर को, ये तारीख कश्मीर की हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। 27 अक्टूबर की दरअसल कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर अंग्रेजी दौर में 1947 से पहले एक प्रिंसली स्टेट थी, एक शाही रियासत थी। अब ये शाही रियासत जो अंग्रेज़ों के दौर में 1947 से पहले 584 ऐसी स्टेट्स, ऐसी रियासतें थी जिनको शाही स्टेट्स कहा जाता था, प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। इन प्रिंसली स्टेट्स में ब्रिटिश का उस तरीके से डायरेक्ट लॉ कानून नहीं होता था जिस तरह सूबों में होता था, लाइक कि जिस तरह पंजाब, सिंध या यूपी, एमपी, मुंबई, इन इलाकों में जिस तरीके से इंग्लिश लॉ था, ब्रिटिश लॉ था, इन प्रिंसली स्टेट्स में उस तरीके से डायरेक्ट लॉ नहीं होता था। यहाँ पर कोई ना कोई प्रिंस, कोई राजा, महाराजा, निज़ाम ये हुक्मरानी हुकूमत कर रहा होता था। ये पुरानी शाही रियासतें थी जिनको अंग्रेज़ों ने सस्टेन रखा। इन्हीं में सबसे बड़ी और सबसे अहम रियासत जम्मू एंड कश्मीर थी, जम्मू और कश्मीर थी। जम्मू और कश्मीर में डोगरा ख़ानदान का राज चल रहा था। हरी सिंह इसके हुक्मरान थे, इसके प्रिंस थे, इसके राजा थे। अब 1947 में जब ये तय हो चुका था कि ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट को इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्कों में बांटना चाह रहा है, तकसीम करना चाह रहा है, तो इन प्रिंसली स्टेट्स को भी कहा गया, जो 584 प्रिंसली स्टेट्स थी, कि वो भी डिसाइड करें इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। अब इसमें जम्मू कश्मीर को कई वजूहात की बिना पर सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल थी प्रिंसली स्टेट्स में। एक तो ये बहुत बड़ी स्टेट थी, इसका स्ट्रेटजिक जो हम पोजीशन देखें, जिस तरह आपको ये मैप पर नज़र भी आ रही होगी, तो ये जम्मू कश्मीर पर कंट्रोल का मतलब है कि चाइना भी आपकी नज़र में है, सेंट्रल एशिया भी आपकी नज़र में है। ये नहीं बड़ा की एक इसकी स्ट्रेटिक पोजीशन है। और फिर जो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लीडर और इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, ये अपनी इनकी राइटिंग से पता चलता है, इनकी तकरीरों से पता चलता है कि ये कश्मीर से बाकायदा, इनको कश्मीर से इश्क था, क्योंकि इनके बावजूद कश्मीर से ही माइग्रेट करके, कश्मीर से ही माइग्रेट हिजरत करके नीचे आए थे, दिल्ली के इलाकों में, यूपी के इलाकों में आए थे। तो इनको कश्मीर, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ के मौसम से बहुत ज़्यादा इश्क था। और ये वाज़े तौर पर माउंट बैटन के जो सीक्रेट पेपर्स हैं, यहाँ से भी हमें पता चलता है कि नेहरू माउंट बैटन को भी ये कहते थे कि कुछ भी हो जाए, कश्मीर को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब यहाँ पर महाराजा का रोल क्या था, क्योंकि महाराजा को या पाकिस्तान के साथ शामिल होने का मुआहदा करना था या इंडिया के साथ। अब नेहरू अपने तौर पर पूरी कोशिश करते हैं कि महाराजा इंडिया के साथ एक्सीड करें। इस हवाले से नेहरू माउंट बैटन को भी महाराजा के पास भेजते हैं, हरी सिंह के पास भेजते हैं जून 1947 में, कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि इंडिया के साथ शामिल होने का फैसला करें। महाराजा इस बात पर गोल मोल सा जवाब देते हैं, गोल मटोल सा जवाब देते हैं, खुलकर ये नहीं कहते कि वो किस मुल्क में शामिल होंगे। असल में महाराजा काम कर रहे थे, महाराजा सोच रहा था हरी सिंह के वो कश्मीर को एक अलग रखेगा, कश्मीर की हैसियत को इंडिया में और ना पाकिस्तान में नहीं जम होने देगा, बल्कि इसको अलग रखेगा। और इस हवाले से जो महाराजा का प्राइम मिनिस्टर कॉक था, जो एक कश्मीरी पंडित था, वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा था महाराजा को इन्फ्लुएंस करने में। नेहरू की डिमांड थी कि इस कॉक को, इस प्राइम मिनिस्टर जो महाराजा हरी सिंह ने रखा हुआ था, इसको बरतरफ किया जाए। लेकिन माउंट बैटन के कहने पर हरी सिंह ने अपने प्राइम मिनिस्टर कॉक को बरतरफ नहीं किया। फिर नेहरू ने गांधी को भेजा हरी सिंह के पास, और गांधी फिर अगस्त में दौरा करते हैं कश्मीर का, और फिर महाराजा को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इंडिया में इत्तेहाद करे, इंडिया के साथ अलाइंस करे। महाराजा गांधी को भी टालते हैं, गोल मटोल जवाब देते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कॉक को वो बरतरफ कर देते हैं। यहाँ पर एक सबसे अहम पॉलिटिकल करैक्टर जो इस सारे सिनेरियो में जिनका किरदार बहुत अहम है, वो है शेख अब्दुल्ला। अब शेख अब्दुल्ला की अपनी पार्टी, मुकामी कश्मीर की पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये शेख अब्दुल्ला
महाराजा हरी सिंह और डोगरा राज के खिलाफ भरपूर तहरीक भी चला रहे थे। 1930s में शेख अब्दुल्ला का मौक़िफ़ था कि कश्मीर से डोगरा राज ख़त्म होना चाहिए, जमहूरियत आनी चाहिए, जागीरदारी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, ज़मीनी इस्लाहात होनी चाहिए। इनका पूरा एक सोशलिस्ट एजेंडा था। और शेख अब्दुल्ला और नेहरू की बहुत तक करीबी दोस्ती भी थी, और शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इनका आपस में इत्तेहाद भी था। शेख अब्दुल्ला मूवमेंट भी शुरू करते हैं जुलाई अगस्त में कश्मीर को एक डोगरा राज से आज़ाद कराने की, तो शेख अब्दुल्ला को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब नेहरू जब गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन के दौरे से मायूस होते हैं, तो नेहरू खुद भी कश्मीर का दौरा करने का फैसला करते हैं, लेकिन इनको कश्मीर एंटर होते ही महाराजा की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ से महाराजा की अथॉरिटी पता चलती है कि नेहरू जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे, उस वक्त के सबसे बड़े लीडर थे कांग्रेस के, इनको महाराजा 2 दिन के लिए गिरफ्तार कर लेता है। 2 दिन बाद फिर इनकी रिहाई होती है। अब 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरी सिंह एक चाल चलता है। वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को स्टैंड स्टिल माहिदा करने का ड्राफ्ट भेजता है, डॉक्यूमेंट भेजता है। स्टैंड स्टिल माहिदे से मुराद ये थी कि मैं अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा कि इंडिया के साथ शामिल होना है या पाकिस्तान के साथ शामिल होना है। मेरे स्टेटस को अभी इसी तरह स्टैंड स्टिल रखा जाए, बरकरार रखा जाए, कोई फैसला ना हो कि मैं इंडिया के साथ शामिल हो रहा हूँ या पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान इस स्टैंड स्टिल के माहिदे को फौरी मान लेता है 12 अगस्त 1947 को कि ठीक है, सूरत हाल जूं की तूं ही रहने दें। यहाँ पर महाराजा हरी सिंह को स्टैंड स्टिल माहिदे से एक फ़ायदा ये भी हो रहा होता है कि कश्मीर का जितना बिजनेस भी, जितनी ट्रेड भी, जो भी वहाँ से तजारत हो रही होती है, वो रावलपिंडी के रास्ते होती है। यानी कश्मीर में एक नारा था कि कश्मीर की मंडी रावलपिंडी। तो एक तो थोड़ी सी उसकी मजबूरी भी थी महाराजा की, और दूसरा वो खुद चाह रहा था कि कश्मीर का स्टेटस अलग ही रहे, कश्मीर इस तरह ज्वाइन ना हो इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। बहरहाल पाकिस्तान इस माहदे को, स्टैंड स्टिल माहदे को तस्लीम करता है। अब जब ये सारी सूरत हाल बन रही होती है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ हिंदू मुस्लिम तनाज़ात भी जन्म ले रहे होते हैं, हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट भी जन्म ले रहे होते हैं। ख़ास तौर पर जम्मू के इलाके में जो हिंदू डोमिनेंट इलाका है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो डोगरा की फ़ौज थी, डोगरा के हामी, हरी सिंह के हामी थे, ये बड़ी तादाद में मुसलमानों को हलाक करते हैं, मुसलमान औरतों का रेप करते हैं, इनकी माल लूटते हैं, इनको बुरे तरीके से इनका जीनोसाइड होता है। कहा जाता है कि 2 लाख के लगभग इसमें जम्मू में हिंदू मुसलमान टेंशन में लोग हलाक हुए, मासूम अफराद हलाक हुए, और इनमें वाज़ेह अक्सरियत मुसलमानों की ही थी। ये सारी सूरत हाल चल रही होती है कि 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से, उस वक्त जो मोहम्मद अली जिन्ना और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान है, ये हुकूमत कर रहे थे, इनकी तरफ से जो ट्राइब्समैन होते हैं, जो एक्स फाटा है, जो KPK का आज फाटा का, पुराने फाटा का इलाका है, ये जो अफ़गान और पश्तून ट्राइब्स हैं, इनको कश्मीर की तरफ भेजा जाता है मदद से। और ये फिर कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइब्समैन बड़े पैमाने पर लूट मार भी करते हैं, रेप भी करते हैं, और डोगरा फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकी भरपूर तरीके की कार्रवाई भी नज़र आती है। ये आगे बढ़े होते हैं 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर से जब इनका पूरा यलगार शुरू होता है कबाइलियों का, जो ट्राइबल्स थे, कबाइली थे, तो महाराजा हरी सिंह को ये खौफ होता है कि कहीं ये कबाइली इसको ना हलाक कर दें, इसके पूरे ख़ानदान को ना हलाक कर दें। और महाराजा फिर भागकर तेज़ी के साथ पनाह लेते हैं जम्मू के इलाके में। जम्मू जाते ही 25 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह अपने नए प्राइम मिनिस्टर महाजन को दिल्ली भेजते हैं कि उनको फ़ौज की मदद दी जाए, ये कबाइली तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब जब महाराजा ये कहते हैं इंडिया को, दिल्ली को, नेहरू को कि वो फ़ौज भेजे, इंडिया की फ़ौज भेजे बचाने के लिए, यहाँ पर फिर नेहरू कहते हैं मैं फ़ौज भेज दूंगा, आप ज़रा ये साइन कर दें एक्सेशन ट्रीटी पर। और फिर अगले ही रोज़ 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते हैं। यानी महाराजा ऐलान करते हैं कि कश्मीर इंडिया के साथ होगा, इंडिया के साथ ज्वाइन करेगा। और महाराजा ये एक्सेशन ट्रीटी लॉर्ड माउंटबेटन को, जो उस वक्त गवर्नर जनरल इंडिया के बनने जा रहे थे, इनको भी भेज देते हैं। यूं ये जो 2 ख़त हैं, एक महाराजा की तरफ से लिखा गया कि वो इंडिया के साथ एक्सेशन ट्रीटी कर रहे हैं, और फिर लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से
मंजूर किया गया, इस पर साइन किया गया कि वो मंजूर करते हैं इस एक्सेशन को। ये एक वाहिद लीगल टेक्स्ट आप कह लें, लीगल डॉक्यूमेंट आप कह लें जो एक्सेशन का है। बहरहाल ये साइन होने की देर होती है कि 27 अक्टूबर 1947 को जो इंडियन फोर्सेस हैं इनको जम्मू कश्मीर भेजा जाता है और लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान सिंह की क़यादत में ये फ़ौज श्रीनगर उतरती है, एयरलिफ्ट की जाती है और फिर जो स्टेटस बनता है यानी 27 अक्टूबर 1947 के इस फैसले से वो आज तक मेंटेन है। यानी होता क्या है, जो आज इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर है, यहाँ पर वादी का इलाका है, जम्मू का इलाका है, लद्दाख का इलाका है, ये इंडिया के कंट्रोल में आता है। और जो कश्मीर का वेस्टर्न पार्ट होता है, मगरबी हिस्सा होता है, जो वो पाकिस्तान का हिस्सा बनता है, जिसको पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, जिसका कैपिटल मुजफ्फराबाद है। तो ये 27 अक्टूबर वो तारीख थी कि जिस वजह से सारा ये मसला इशू या जो आज करंट स्टेटस है कश्मीर का, ये अपने वजूद में आया। तो ये 27 अक्टूबर की क्या अहमियत है कश्मीर के इशू को लेकर, कश्मीर के मसले को लेकर, इस हवाले से पेश किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।